जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन, यानी हम कहें क्या मित्र, रासायनिक अपक्रिया। आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो प्रत्येक शिफ्ट में एक अपक्रिया निश्चित ही पूछी गई थी और उसमें पूछा गया था कि बताइए इसमें कौन सी अपक्रिया है। उदाहरण देकर पूछा जा रहा था, बताइए कि जैसे दे दिया संयोजन अपक्रिया, 4 एग्जाम्पल दे दिए जाते थे। पूछा जाता था किसमें संयोजन अपक्रिया है। तो ऐसे ही पूछे गए हैं प्रश्न, तो उसके लिए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। एक ही क्लास में सारी इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं खत्म होने वाली हैं, तो सभी साथी जल्दी से अपने इस प्यारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो सबसे बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया यानी चेंज चेंज परिवर्तन के बारे में। यानी अपक्रिया वही है जो चेंज परिवर्तन लाए। परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहली हम बात करेंगे फिजिकल परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार बदल जाता है लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलता। उन्हें ये उल्टे भी हो सकते हैं। जैसे मानिए बर्फ का पिघलना, बर्फ अगर पिघले तो इसका क्या हो जाएगा, आकार बदल जाएगा। आकार बदल जाएगा लेकिन इसका जो फार्मूला होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, H2O होता है। तो बर्फ का फार्मूला भी H2O होगा। बर्फ पिघला, किस अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में आ गया। अब इसको हम दोबारा से जमा कर बर्फ के रूप में ला सकते हैं। तो यही बात कही गई है, इसमें भौतिक गुण जैसे आकार तो बदल जाता है लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वो नहीं परिवर्तित होते। रासायनिक गुण का मतलब इनमें जो फार्मूला होगा वो परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा लेकिन आकार बदल जाएगा। जैसे पानी का जमना, हमने ये देखिए दोनों पढ़ लिया। ये उल्टे भी हो सकते हैं। उल्टा कहने के मतलब अगर इसको हम द्रव में बदल दें, द्रव से बर्फ में फिर बदला जा सकता है। पानी का जमना बर्फ बन गया। कांच का टूटना, कांच अगर टूट जाएगा तो उसको जोड़ा जा सकता है। मोमबत्ती पिघलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक अपक्रिया है जबकि मोमबत्ती का पिघलना कैसी अपक्रिया है, तो भौतिक अपक्रिया है यानी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मोमबत्ती अगर पिघल गई तो उसके मोम को मिलाकर दोबारा से मोमबत्ती बनाई जा सकती है। तो ये उदाहरण है। आगे हम बात करते हैं अगली प्रकार के बारे में। अगला जो है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। यानी अब बात करेंगे हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इस प्रकार के परिवर्तन में किसी पदार्थ के सभी रासायनिक गुण बदल जाते हैं। जैसे सूत्र बदल जाता है, ये उल्टे नहीं होते। यानी देखिए जैसे है लोहे पर जंग लगना, अगर लोहे पर जंग लग गया तो पुनः उसको उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। कागज का जलना, कागज जल के राख बन गई तो राख को कागज नहीं बनाया जा सकता। खाने का पचना, खाना पच गया तो फिर पुनः उसे उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। दूध से दही बनना, दूध से अगर दही बन गया तो दही से दूध हम नहीं बना सकते। जबकि भौतिक परिवर्तन में था, अगर परिवर्तन हो जाए तो उसको दोबारा उसी रूप में लाया जा सकता है। तो ये 2 तरीके के परिवर्तन होते हैं। हालांकि हमें जो पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन ही पढ़ना है। तो हम बात करेंगे अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में। चलिए आइए हम चर्चा करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ये रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, यानी रासायनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जहां रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लिखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, अब इसको इस तरह से अगर देखिए, दोनों तरफ यश, इस तरफ कितना है हाइड्रोजन, कितना है 2, ऑक्सीजन इस तरफ कितना है 1 और इधर कितना है 2। ये दोनों तरफ इक्वल नहीं है यानी संतुलित नहीं है, तो इन्हें कंकाली समीकरण कहा जाता है। कंकाली समीकरण। और संतुलित होने के बाद इनको संतुलित समीकरण कहा जाएगा। संतुलित करने के लिए इनमें दोनों तरफ के जो तत्व हैं, सूत्र हैं, उनके जो ये जैसे हाइड्रोजन है तत्व हैं तो उनके दोनों तरफ जो है संख्या बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इसके पहले ये जान ले, देखिए इस तरफ जो होता है इसको कहा जाता है अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, और जो नया प्रोडक्ट बनता है इसे प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहते हैं, जो बन के आता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से है ये, तो ये क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। और ये H2O बनकर आए तो ये क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। इसको आप याद रखें। अब इसको बराबर करने के लिए हम इंटू कराते हैं। जैसे H इधर 2 है तो H इधर कितना है, 2 ही है, तो बराबर है। O इधर कितना है, 1 है, तो O इधर 2 है, तो 2 करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 से इंटू करा देंगे तो O बराबर हो गया। लेकिन H कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो H को बराबर करने के लिए इधर भी 2। देखिए यहाँ पर एक गैस था, एक गैस था,
ये बन क्या गया, लिक्विड बन गया, तो इसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह के परिवर्तन जो होते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक अपक्रिया के हम प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, जो अपक्रियाओं के प्रकार पूछे जाते हैं मित्र, केवल हाई स्कूल लेवल के ही पूछे जाते हैं, इंटर लेवल के नहीं पूछे जाते। तो हम हाई स्कूल लेवल की जितनी अपक्रियाएं हैं उनके प्रकार पढ़ लेते हैं यहाँ पर। चलिए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। पहली अपक्रिया है संयोजन अपक्रिया, इसे कहा जाता है। योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, योग अपक्रिया कहते हैं। इसके एक नाम है। संयोजन मतलब होता है जोड़ना। संयोग मतलब क्या होता है, जोड़ना। योग मतलब जोड़ना पता ही होगा आपको। योगात्मक मतलब जोड़ना आपको पता ही होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जोड़ने के लिए अभिकारक कई होने चाहिए, यानी इस तरफ कई होने चाहिए। जैसे जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला तो जल बनाया, यानी दो अभिकारक हो गए, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरफ जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, वो एक बनेगा। जैसे N2 3H2 बन गया NH3, यानी अमोनिया बन गया। देखिए यह जो अमोनिया बनने की विधि है सबसे पहले हैबर ने देखी, तो इस वजह से इसे हैबर प्रक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम्पल में ए भी ये देकर पूछ लेता है हैबर प्रक्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो हैबर प्रक्रिया कौन सी है, ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं, तो आप इसको भी याद रखें। देखिएगा ये अभिकारक जो है दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन इस तरफ उत्पाद जो बनेगा एक बन रहा है। आप अब आपको कुछ भी नहीं देखना, अगर आपको पेपर में आ जाता है बस इधर देख लीजिए एक उत्पाद बना है, अगर इधर एक ही उत्पाद बन रहा तो ये हमेशा संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया ऐसे कुछ दो दिए गए होंगे। इसको संयोग अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोग अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, संयोग अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसको क्या कह देते हैं, संयोग अपक्रिया कह देते हैं। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। तो आई होप ये पहली अपक्रिया आपको समझ में आ चुकी ही होगी। अगर इस तरह एक उत्पाद बन रहा है तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप मार के आएंगे संयोजन अपक्रिया। आगे की स्लाइड पर हम आते हैं। अगला हमारी जो अपक्रिया है, हमारी अगली अपक्रिया है विघटन या वियोजन अपक्रिया। क्या है, विघटन या वियोजन अपक्रिया। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, देखा हमने ए और बी था, अभी हमने इसके पहले पढ़ा तो ए बी बन गया। इसमें इसका उल्टा होगा, इधर ए बी होगा, ए बी सी होगा, तो इधर सारे उत्पाद क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अगर देखा जाए विघटन अपक्रिया में, इसमें अभिकारक टूट टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए CaCO3 CaO बना और CO2 बना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई। ये आपने देखा, ठीक है। जब ये आपने देखा तो यहाँ से आपको सीखने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी कि हमने यहाँ पर बताया कि ऊष्मा की उपस्थिति में तो कोई ना कोई कारण जरूर होते होंगे जिसके कारण यह टूटता होगा। तो हाँ मित्र, इस टूटने के तीन कारण हैं, यानी यह अपक्रिया कितने प्रकार की होगी, तो तीन प्रकार की होगी। तो हम वियोजन अपक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय विघटन, ऊष्मा के कारण टूटे, अभिकारक क्या हो, ऊष्मा के कारण टूटे। जैसे अभी हमने बताया आपको कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इसमें जब ऊष्मा दी गई तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। और यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर FeSO4 7H2O था, जब इसमें ऊष्मा दी गई तो FeSO4 और जल क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह के उदाहरण आप दो चार उदाहरण तैयार रखें। अगर आप आपको मिले कहीं पर, देखिए ए बी टूटे ए प्लस बी में, तो ए वियोजन हो गया, और ए बी इस तरह से अगर जुड़े तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। इसको आप याद करके चलिए। चलिए आगे हम बात करते हैं अगली अपक्रिया के बारे में। उसमें के कारण टूटी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं मित्र प्रकाशीय वियोजन। इसमें क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा। आप फोटो जो क्लिक करते हैं फोन पे, उसमें कौन सी अपक्रिया होती है, तो प्रकाशीय विघटन होता है, ठीक है। और किस धातु की वजह से होता है, तो सिल्वर की वजह से होता है। आप इसको देख रखेंगे, याद रखेंगे, किस धातु की वजह से, सिल्वर। सिल्वर का प्रतीक यानी चांदी का प्रतीक क्या होता है, Ag। ये इसको भी याद रखेंगे। ये क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में टूटती है।
सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें जब प्रकाश की उपस्थिति दी जाएगी तो सिल्वर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड, इसमें एजी अलग हो जाएगा यानी सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अपक्रिया, यानी अगर आप याद रखें, कुछ नहीं आपको याद रखना, बस आपको याद रखना अगर सिल्वर आ रहा है और इस तरह से टूट रही है, एक अभिकारक कई उत्पाद का बना रहा है, तो प्रकाशीय विघटन होगा। आप इन तीनों में से याद रखेंगे, सिल्वर हमेशा आएगा इस अभिक्रिया में। चलिए आगे हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया के बारे में। अगला है हमारा विद्युत वियोजन, यानी विद्युत की वजह से, विद्युत धारा की वजह से ये क्या होगी, ये अपक्रिया टूटेगी। किसकी वजह से, तो विद्युत धारा की वजह से टूटेगी। जैसे जल ही आप ले लेते हैं 2H2O, तो इसमें जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। किसकी वजह से, करंट की वजह से। नमक, इसमें Na अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, अलग। किसकी उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में। यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट की क्लास होने वाली, इस 10-15 मिनट की क्लास में आप सारी अपक्रियाओं को पढ़ डालेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे विस्थापन अपक्रिया। अगली अपक्रिया हमारी कौन सी है, विस्थापन अपक्रिया। हम विस्थापन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार की अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान लेता है। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे दो, एक ए बी है और यहाँ पर सी है। इसमें क्या करेगा, अगर ज्यादा क्रियाशील होगा, ये अधिक होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा, तो ये सी क्या करेगा, यहाँ पे बी को हटाएगा, ए के साथ स्वयं आ जाएगा और बी को क्या कर देगा, अकेला कर देगा। जहां पर इस तरह से प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो, आपको याद रखना है वहां पर क्या होगी, विस्थापन अपक्रिया। आप परिभाषा ना याद करें, अपनी भाषा में कैसे भी तरीके से याद करके इसको रख सकते हैं। आपको वहां लिख के नहीं दिखाना, बस आपको समझना है। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर था कॉपर सल्फेट और यहाँ पर क्या था, आयरन। आयरन ज्यादा क्रियाशील है, आयरन क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। अब ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से ये क्या करेगा, सीयू को हटाएगा और उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। ये देखिए FeSO4 आ गया और सीयू को बोला तुम जाओ अकेले रहो। देख लिए, यानी जो कॉपर सल्फेट था बन क्या गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को क्या किया, इसने अलग कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए FeSO4 है, जिंक है, तो क्या करेगा, Zn को हटाएगा। देखिए Zn को हटाया और Fe को अलग कर दिया। Zn ने Fe को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लिया, यानी जिंक सल्फेट बन गया। ये आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके जब हमारा पूरी केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगी, तो हम जब सेशन कराएंगे तो उस समय आपको याद आएगा, भैया जी हाँ ऐसे ऐसे पढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर लिखा है किस हिसाब से कौन कितना क्रियाशील है, क्रियाशीलता का क्रम। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे भी कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, कार्बन से कम जिंक, जिंक से कम टिन, लेड लेड से कम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कॉपर और गोल्ड से कम प्लेटिनम। तो इस प्रकार क्रियाशीलता का क्रम दिया गया है। 2-3 बार आप इसको पढ़ के जाएं। ठीक है, 2-3 बार इसको पढ़ के जाएं, तो इससे एक दिमाग में बैठा रहेगा, बस वही उतना चाहिए। आपको बहुत रखने की आवश्यकता है, इसको है नहीं, एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा। बस आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा मित्र, अगर 2-3 बार पढ़ के जाएंगे तब आपके लिए अच्छा है। अगला है दो विस्थापन अपक्रिया। चलिए अगली अपक्रिया के बारे में हम बात करते हैं। अगली अपक्रिया कौन सी है, दो विस्थापन। अभी हमने पढ़ा विस्थापन, अब पढ़ते हैं दो विस्थापन अपक्रिया। इस प्रकार की अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम समझेंगे ए बी है और सी और डी है। यहाँ पर क्या करेगा, ए जब अपक्रिया बनेगी ए और सी साथ में हो जाएगा और बी और डी साथ में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए के साथ बी था तो यहाँ ए के साथ सी आ गया, बी डी अकेले था तो बी डी के साथ कौन आ गया, बी आ गया। इस तरह से यौगिक क्या हो, दोनों लवण होगा। जो यौगिक बनेगा, यानी ये जो दोनों यौगिक बनेगा दोनों लवण होगा। एक पानी में घुल जाएगा, कोई एक इसमें से होगा, पानी में क्या करेगा, पूरी तरीके से घुल जाएगा। दूसरा घुलता नहीं, अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप बनाने का मतलब वो नीचे जाके बैठ जाता है। इसको आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखें HCl हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड बना और H2O बना। देखिए यहाँ पर देखा जाए HCl था, यानी Cl के साथ क्या था, H। ठीक है, और यहाँ पर NaOH के साथ क्या था, Na के साथ OH था। तो यहाँ Na के साथ क्या आ गया, Cl आ गया और
ओ के साथ क्या आ गया, देखिए ये जो यच था किसके साथ आ गया, ओ के साथ, ओ एच के साथ क्या आ गया, ये वाला एच आ गया, तभी तो एक एच मिलाकर एच टू और ओ ए मिल गया, यानी एन ए के साथ क्या आ गया, सी एल आ गया। ठीक है, इसको आप याद रखिए, एन ए सी एल देखिए ये नमक में क्या होता है, जल में घुल जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जैसे एक और है पोटेशियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट, इसमें देखिए के साथ बी आर था, तो यहाँ पर के साथ क्या आ गया, NO3 आ गया, यानी पोटेशियम नाइट्रेट आ गया। और NO3 के साथ यहाँ Ag था, तो NO क्या क्या आ गया, Ag के साथ क्या आ गया, Br आ गया, यानी सिल्वर ब्रोमाइड आ गया। तो इस प्रकार अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बस एक और आखिरी आपको पढ़ना है, आप उसको देखें, बाकी यहाँ पर क्लास खत्म हो जाएगी। पहला है ऑक्सीकरण और अपचयन। सबसे इम्पोर्टेंट अपक्रियाओं में यही अपक्रिया है, अगर आपको ये तैयार हो जाती है तो समझ लीजिए आप एक प्रश्न जरूर करके आएंगे। ऑक्सीकरण क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होगा और इसमें ऑक्सीजन का निकलना, ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं, उल्टा, एक दूसरे के क्या होंगी, उल्टा होती हैं। अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसमें से क्या करेगा, निकलेगा। इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी एक दूसरे के क्या है, पूरी तरीके से विपरीत हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कैसा आवेश होता है, धनावेश, जितना त्यागेगा उतना ज्यादा धनावेश बढ़ेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करने पर ऋणावेश होता है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ऋणावेश होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रो हाइ 2s2 O2 2s2, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, H के साथ ऑक्सीजन नहीं था, अब यहाँ पर H के साथ ऑक्सीजन हो गया, यानी इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। और ऑक्सीजन की वृद्धि यानी ऑक्सीजन जुड़ा, तो कौन सी अपक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण हो गई। और दूसरा यहाँ पर देखें MgO2 2MgO, यहाँ पर Mg यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखें, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो एक कौन सी अपक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया होने वाली है। अब अपचयन पे आते हैं, जैसे F2H2 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, H और F हो गया, यानी यहाँ पर किसकी वृद्धि हुई है, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, हाइड्रोजन जुड़ा है। या इसमें देखें Cl2H2 2HCl बन गया, यानी इसमें क्या हुआ, यहाँ पर Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पर Cl के साथ हाइड्रोजन आ गया, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। अच्छा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें ये दोनों होता है। चलिए, जैसे इसमें दोनों होता है उसके बारे में हम बात कर लें, कुछ उदाहरण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर आप देखेंगे, समझना है आपको, CuO और उसके बाद H2 एरो Cu प्लस H2O। अब देखें Cu के साथ यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब बताइए, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन खत्म हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म हो गया, है कि नहीं। ऑक्सीजन जब खत्म हो गया तो अब बताइए यहाँ पर कौन सी अपक्रिया होगी। ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण कहलाता है, लेकिन ऑक्सीजन का कमी जो होती है क्या कहलाती है, तो हम बता देंगे अपचयन अपक्रिया। एक ही प्रकार की अपक्रिया है, अपचयन अपक्रिया हुई, ऑक्सीजन की कमी। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होगी, ऑक्सीकरण हो गया जाएगी। तो एक किस प्रकार की अपक्रिया होगी, तो इस अपक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। अब ये रेडॉक्स अपक्रिया होती क्या है, तो हम याद रखेंगे, आपको याद क्या रखना है, अपचयन और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण दोनों अपक्रिया, अपक्रिया साथ हों। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अपक्रिया साथ हों, उन्हें रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल और बात कर लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाए आप सभी का। Fe3O4
H2, इसमें बनेगा क्या 3Fe प्लस 4H2O। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन था, है ना, यहाँ पर क्या था ऑक्सीजन था, और ये ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन की कमी किस में होती है, अपचयन में होती है। अब यहाँ हाइड्रोजन के साथ देखें, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ये क्या हुआ ऑक्सीकरण अक्रिया हो गई। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो आई होप ये सारी अभिक्रियाएं आपको समझ में आ चुकी होंगी। आप हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए और फिर आपको नोट्स स्वयं बनाने चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे जाके देख सकते हैं, या अबाउट सेक्शन से भी आप लिंक ले सकते हैं। अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, इंस्टा का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इस तीनों लिंक पर जाकर आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए तो स्पेशल आपको टेलीग्राम ही ज्वाइन करना है। मिलेंगे अब अगली क्लास में, इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।